हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो रिव्यू से ही पता चलेगा आपको कि हमारी बहनों को आज के एपिसोड्स कैसे लगे, तो बताती हूँ और सुनाती हूँ। तो पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। चलो, एग्जीबिशन तो हिट हुई, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं क्या लगता है ना, गौतम भूल चुका है कि हर जगह में सीसीटीवी कैमरा होते हैं और पराग जी पता करेगा, क्योंकि इंसान कुछ तो फर्क होगा ना। और वक्त आने पर ना गधे को भी बाप बना सकते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा है। पैसा रुपीस जितना भी उसको दिखेगा, तो उनका दूर के रिश्तेदार होंगे, तो इन लोगों को पता नहीं है। तो बहुत अमीर वो दोनों बापूजी और अब और अनुपमा बनेंगे। मुझे एक तीर से दो निशान हो जाएगा। एक, वो उनके बीजी को समझाएंगे, उनको हिम्मत दिलाएंगे, वो अपनी दूर का अवतार लेगी। सॉरी, तीन निशानी। एंड दूसरा, जिस तरह ईशानी मैसेज डाला होगा तो पता क्या होगा, तो ये बात निकलेगा दिवाकर गायब है। तो ये दिवाकर 420 निकला। ये तो उसकी बीवी का भी धोखेबाज और बाकी किसी बात धोखेबाज। पहले ही पता था, सब लोग उसने इतने समझाया था। ऐसे में जब दिमाग बांट रहे थे तो कहीं और चोरी होती होगी, और ब्लेम गेम अनुपमा में होगा। और जिस तरह ये लोग डराया था उस मनप्रीत को, वो तो कमाल है। क्या अभी बीजी का पति, मतलब सॉरी आई थिंक नाम मैं भूल जाती हूँ ना, वो बहुत खुश हो रहे हैं। और खुशी और गम दोनों साथ आ रहे हैं कि गम है कि ऐसे नालायक बेटा, क्योंकि बेटा किस तरह हो तो आपकी लकी स्टार्स होंगे। अगर उससे गए गुजर निकला तो अपना कर्म अपना भाग्य। कहवा क्या होता है, बच्चे अच्छे होंगे पर माँ बाप बहुत बुरे होंगे। अगर माँ बाप ठीक ठाक होंगे तो बच्चे बहुत ही बढ़िया होंगे। ये अपना कर्म की होती है। हम कोशिश कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं। कई बार बच्चों की कैपेसिटी भी, और कई बार अपनी नीयत अच्छा नहीं होने की वजह से। ये सबक सिखाना है कि माँ बाप प्यार ज़रूरत होती है जितना बच्चे गए। बच्चे पूछने के बजाय माँ बाप को पूछना है, कभी अपनी बेटा या बेटी बने, ये पूछना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये अनुपमा बापूजी से बात कर रही है और जो है वो टीना के बारे में बात कर रही है कि मेरा तो मन कर रहा था कि जब वो बीजी को धमका रही थी या उनके साथ बुरा व्यवहार कर रही थी, तो मन तो किया कि फ्रिज के पीछे से निकल के उसको 2-4 थप्पड़ लगा दूं या जो भी है। और अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पे एक बच्चा गिर गया, जिसे अनुपमा ने उठाया और उनका पूछा कि आपके मम्मी पापा कहाँ हैं। तो बच्चे ने बताया वो जो है उसका बच्चे का बाप जो है वो दिवाकर है। ये तो खैर किसी ने हमें लाइव में बताया ही था कि जो है दिवाकर की अपनी फैमिली, वो पाखी से शादी क्यों करता, और अगर करता भी तो जरूर जो है ये घर जमाई बन के रहता। और अब ना तो उसको पता है कि मैं राही के ससुराल तो मैं जा नहीं सकता,
क्योंकि वहाँ पे लोग जो है उसको आने नहीं देंगे। इसकी एंट्री वहाँ पे जहाँ तक है बैन हो चुकी है, क्योंकि इसका वहाँ पे भेद खुल चुका है। उधर कोठारी हाउस में सब लोग बड़े खुश हैं। जो है इसकी पराग कोठारी की गुडविल इतनी अच्छी है, उसका नाम इतना बढ़िया है कि सारे पीसेस हाथों हाथ। और उधर अभी पराग कोठारी कर रहा है कि मैंने अपनी विल बना दी है और ये है, और मैं चाहता हूँ कि सब कुछ अभी प्रेम संभाल ले। तो राही ने जो पराग को कहा वो अच्छा था कि पापा अभी ये सब मत कर। हाँ, तुम वसीयत बनाकर रख लो, किसको क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये अभी मत करो, ये सब अभी सीक्रेट रहना चाहिए। और उसका कहना सही था, क्योंकि मम्मी वहाँ पे है और बापूजी की दोस्त है जो क्योंकि वो सब कुछ उसने राही ने पराग को बता दिया है, और वो मम्मी वहाँ पर है। उधर बापूजी के जो दो दोस्त हैं धीरज और नासिर, उन्होंने अर्जुन को इतना बुरी तरह डरा दिया है कि वो अपने सिर पर पैर रख के वो भाग खड़ा हुआ है। और वहाँ पे ये जो टीना है वो कह रही है कि आज बीजी ने इतना काम किया, दो चीज़ एक्स्ट्रा भी बनाई, और लेकिन फिर भी इनके चेहरे पर थकान नहीं दिख रही। कोई पीछे से आया था क्या? अब उसे ये क्या पता कि पीछे से अनुपमा आई थी और कहाँ से आई थी। लेकिन बीजी ने बिल्कुल बिना डरे बिना सहमे जवाब दिया, कह रहे घर से मैं तुम बाहर से ताला लगा के जाती हो, और ना तो मैं बाहर जा सकती हूँ, ना मैं किसी को बाहर से अंदर बुला सकती हूँ। तो उसकी शायद मोटी खोपड़ी में बात घुस तो गई है कि जो है भाई जब बाहर से ताला लगा हुआ है तो बीजी कैसे खोलेगी कोई दरवाजा, किसकी के लिए कैसे खोल ही नहीं सकती है वो। दोनों का देखो लालच कितना बड़ा है कि वो कह रहे हैं कि हमें पापा जी इनको कहीं से ढूंढ कर भी, कहीं से भी ढूंढ कर उनको लाना होगा और ये मकान अपने नाम करवाना होगा। मैं अब इस बुढ़िया को ज्यादा दिन घर में झेल नहीं सकती। बाप रे, क्या भाषा बोलते हैं आजकल के बच्चे। मतलब अगर घर में बुजुर्ग हैं तो क्या तुम उनको बुढ़िया बुढ़ा इस तरह से बोलोगे? और अरे बुजुर्ग तो घर के में पेड़ की छांव जैसे होते हैं। जिस घर में लोग अपने पेड़ की जड़ को काट दें तो वो पेड़ कहाँ बचेगा, तो सूख के बिल्कुल वो। लेकिन आजकल के बच्चे इन सब बातों को कहाँ सोचते हैं। उनके लिए तो माँ बाप जब काम के नहीं रहते तो बोझ के समान हो जाते हैं, और उनको कहीं भी ले जाके पटक दो। और जो है अनुपमा जब अपने पर आती है तो वो फिर ना आगा देखती है ना पीछे, आगे देखती है ना पीछे देखती है, फिर तो वो सबक सिखा कर ही रहती है। और जब वो उनके पीछे दौड़ी है कि, लेकिन उसको उसकी चाल ढाल से वो समझ गई है कि दिवाकर है ये। लेकिन अभी वो अपने मन में ही अपने ख्यालों में उलझी हुई है कि दिवाकर यहाँ नहीं हो सकता, दिवाकर तो अहमदाबाद में। लेकिन इसका जो है ये अंदाजा बिल्कुल सही है कि वो दिवाकर ही था। और आज इनका चंपी मालिश मतलब चंपी वाला सीन बड़ा मजेदार था। एक सब एक दूसरे की मालिश कर रहे हैं। और उससे पहले जब ये रविंदर जी जने किसी बात पे हंसे हैं तो वो कह कि किस बात पे हंस रहे हो, तो उन्होंने कहा कि ये वैसी वाली हंसी नहीं है, ये गुबार निकालने वाली हंसी। और वो बिल्कुल अनुपमा का कहना बिल्कुल सही निकला। और बापूजी ने क्या कहना है कि हम तो जो है अब ये जो मतलब अपना कल वो मनप्रीत जो है उनका नाम है, वो अपने उससे मामा की से और बेटी से उसकी उनकी बेटी से मिलेंगे। तो वो कह रहे उसका तो कोई है ही नहीं। कह रहे नहीं, वो हम पैदा कर लेंगे मजेदार, क्योंकि अब कल वो वाला सीन आएगा जिसमें कि वो पता चलेगा। मजेदार था। और जो चंपी कर रहे हैं वहाँ सब एक दूसरे की। और तो अनुपमा ने पूछा है कि यहाँ पे कोई मंदिर है, कल मेरे वो शिवरात्रि है, और भगवान की जो सच्चे मन से पूजा करता है वो उसको भगवान फल जरूर देते हैं। और वहाँ पर मेरे ख्याल में जो दिवाकर है वहाँ पर वो पहुँच गया उसी मंदिर में।
अब उसे नहीं पता कि यहाँ पे अनुपमा मिल सकती है। जब तक उससे पहले उसको ईशानी का फ़ोन आया है या शायद उसका कोई मैसेज आया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। कि खैर वो तो अब ये दिवाकर का चैप्टर कैसे क्लोज़ करती है, क्या करती है, वो देखने वाला होगा। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में जिस तरीके से अनुपमा और बापू जी बात कर रहे थे कि ऐसे बच्चों को तो कोड़ों से मारना चाहिए। सही कहा अनु, ऐसे लड़कों को कोड़ों की ही भाषा भाषा समझ में आती है। और बापू जी और अनु चाय पी रहे थे, तब एक बच्चा गिरा तो वो बच्चे को उसके माँ बाप के पास लेकर गए। लेकिन ये क्या है, ये तो दिवाकर की बीवी है और दिवाकर का बच्चा है। वाह, खुद शादीशुदा होकर इतना घटिया काम कर रहा था। उसे राही चाहिए थी बेशरम को, उसको भगा के लेकर जाना चाहता था और राही नहीं मिली तो पाखी को फंसाया अपने जाल में राही को हासिल करने के लिए। जब कुछ भी नहीं होने वाला था इसलिए पाखी के पैसे लेके भाग गया। और यही दिल्ली में है। चलो, अनु के लिए 2 मिशन तो तैयार हो गए। एक तो ऑलरेडी चालू है, रविंदर अंकल के बेटे और बहू को सबक सिखाना, और दूसरा अब दिवाकर का भी भांडा फोड़ना। क्योंकि एक बार देखा है दिवाकर को, वो तो नहीं पलटा, लेकिन बाद में वो चोरी छुपे जैसे पलट के देख रहा था तो अनु ने उस गाड़ी वाले के कांच में दिवाकर को देख लिया। उसे शक हुआ, लेकिन फिर सोचने लगे कि वो यहाँ क्या करेगा, वो तो अहमदाबाद में है। जबकि वो यही है जो महाशिवरात्रि के कल की पूजा में प्रीकेप में दिखाया कि दिवाकर को दिखाया है। तो अब देखते हैं। और इशू का भी, जब ये सब लोग मिलकर चंपी गैंग प्लानिंग बना रही थी तो बहुत प्यारा सीन था। एक दूसरे की चंपी कर रहे थे और दादा ने कहा, तूने तैयारी कर ली ना? तो किस बात की? 5 पन्ने के भाषण की, थप्पड़ की, तानों की, गालियों की तैयारी कर ली जंग की? तो अनु का कहना कि उसके लिए तैयारी क्या करनी, जैसे ही जंग मैदान में उतरेंगे तो अपने आप ही वो सब अनु को याद आ ही जाएगा। तो 5 पन्नों का भाषण, थप्पड़ सब मिलेंगे। लेकिन सच में इस उम्र में भी नासिर अंकल, धीरज अंकल, पापू जी, अनु, इनका जज्बा बुलंद है। जिस तरीके से वो अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। कि जिस तरीके से आज उन्होंने अर्जुन को भी डराया कि सुबह आपको मैं फ्री में लेकर आया, आपको मुझसे क्या चाहिए, तो चाकू निकाला। जिस तरीके से नासिर अंकल ने, मजा आ गया। वो तो ऐसा डर गया कि सीधा भाग ही गया और चूहे के बिल में जाके छुप भी गया अपने घर में। और धीरज अंकल को भी नासिर अंकल मार रहे थे तो वो तो इतनी जोर से चिल्लाया कि मैं मर गया। लेकिन जब देखते हैं तो वो चाकू नहीं, वो नकली चाकू था। वो सीन भी बहुत बढ़िया था, मजा आ गया वो देखकर, धीरज अंकल और नासिर अंकल वाला सीन। और यहाँ पे ये बहू सोच रही है कि मेरी सास थकी क्यों नहीं, इतना सारा खाना बनाया, इतना काम किया, फिर भी थकी नहीं। क्योंकि ये काम तो अनुपमा करके गई थी, तुम्हें क्या पता। और कहती है कि इस बुढ़िया को इस घर से निकालो, इसको देखने का मन नहीं करता है। सिग्नेचर लो, पापा को ढूंढ के आओ और एक घर अपने नाम करा। वाह, क्या बात है। घर चाहिए लेकिन माता सास ससुर नहीं चाहिए घर में, उनका घर तुम्हें चाहिए। लेकिन चलो, राही ने भी कहा कि अब जो प्रॉपर्टी हम बच्चों को देते और बच्चा हमारा ध्यान नहीं रखते तो वो प्रॉपर्टी फिर से वापस ले सकते हैं। ये नया कानून निकला है। लेकिन अनुपमा का सबक ही उनके लिए काफी होगा। और चलो, घर तो अभी भी रविंदर अंकल के नाम है, तो ऐसे बहू और बेटे को तो जेल की हवा खिलवानी ही चाहिए। और अब दिवाकर का भी भांडा अनु ही फोड़ेगी और बाकी को बुलाना ही चाहिए, क्योंकि वो किसी भी भ्रम में ना रहे। उसका भ्रम टूटना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब चंपी वाला सीन चल रहा था तो ईशानी ने मैसेज किया था अनुपमा के मोबाइल पे। और यहाँ पे पराग कोठारी बहुत खुश है, ख्याति खुश है, सब लोग खुश है क्योंकि एग्जीबिशन अच्छा गया। लेकिन गौतम का कहना है कि अभी तो नकली जेवर सबने ले लिए, लेकिन धमाका बाद में होगा। तो देखते ये धमाका कब होता है। लेकिन उसमें से भी
बचाएगी तो अनुपमा ही कोठारी परिवार को। चैलेंजेस उसकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होते। और यहाँ पे राही ने भी कहा कि मम्मी जिस तरीके से बापूजी अपने दोस्त की मदद कर रहे हैं, उन्होंने भी यही गलती की थी, अपने बच्चों के नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी। तो पराग जी को भी बुरा लगा, लेकिन उन्हें अपने बच्चों पर विश्वास है, लेकिन फिर भी बच्चों ने मना कर दिया कि आप अपने पास ही सब कुछ रखिए, सिर्फ आपका आशीर्वाद और हमें गाइड कीजिए, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। गौतम का डायलॉग था कि सीनियर जूनियर अब और सयाने हो गए क्या, जो सीनियर को समझा रहे हैं, क्योंकि पराग कोठारी अपनी वसीयत बनाना चाहता है। और ये बात सुनकर माही के सीने पे तो सांप लौट गए, क्योंकि वो आर्यन की पहले विधवा थी और बाद में बेटी बनी, तो उसे यकीन था कि मेरे नाम कुछ करेंगे, लेकिन उसके नाम तो कुछ किया ही नहीं। और क्यों करे भाई, जब परिवार मुसीबत में था, तुम्हारे प्यारे पापा जी मुसीबत में थे, तब तुम तो भाग रही थी अपने पति के साथ, वो भी परी के जेवर चुरा कर। और आज तुम्हें हिस्सा चाहिए आर्यन का। तुम अब गौतम गांधी की पत्नी हो, तो अब तुम्हें हिस्सा क्यों दे। और सही कहा पराग जी ने कि तुम्हारे जो पैसे निकलते हैं तुम्हारे पति के, वो सूद समेत तुम लोगों को देकर यहाँ से विदा करूंगा। मैंने भी सोचा था, उन्होंने बेटी माना था मैंने भी, लेकिन तुमने क्या किया वो देखो खुद अपने गिरेबान में झांक कर। माही कितनी बेशरम है, विक्टिम कार्ड खेलते हुए भी शर्म नहीं आती है। पहले आर्यन की विधवा का विक्टिम कार्ड, अब वो खत्म हो गया तो बेटी का विक्टिम कार्ड खेलने आ गए। सही मुंह तोड़ जवाब दिया है पराग कोठारी ने, लेकिन आज खाते बहुत सुंदर लग रही थी। और जिस तरीके से परी ने कहा कि भूख लगी है, तब कह चलो आ जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ, खाना तैयार है, चलो सब। तभी प्रेम को याद आता है कि आज वैलेंटाइंस डे है, और अब वो वैलेंटाइंस डे की तैयारी करना चाहता है कि अभी दिन खत्म नहीं हुआ है, तो वो सरप्राइज देना चाहता है राही को। अब देखते हैं राही और प्रेम की एनिवर्सरी मैरिज की और अनुपमा का जन्मदिन दिखाते हैं या नहीं। और अर्जुन को जिस तरीके से डराया है, तो वो घर में भी डर डर के रह रहा है, लेकिन बता कुछ नहीं रहा अपनी बीवी को। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा सुची जी आपने कि अनुपमा एक तीर से दो शिकार कर रही है, निशाने लगा रही है। यस, बिल्कुल सही बात है। एक तरफ तो इंसाफ मिलेगा और दूसरी तरफ सजा मिलेगी रविंदर के परिवार को। तो बढ़िया रिव्यू, और दिवाकर का भी काम कर रही है वहां पे, वो भी मिशन सेट कर रही है। बढ़िया कहा आपने। तो सुजाता जी आपकी बात भी सही है कि राही ने जो पराग को कहा वो अच्छा था। बिल्कुल राही ने अभी थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर अनुपमा की बात को माना तो है। तो चलिए बढ़िया है। ख्याति जी आपने भी खूब एंजॉय किया है नासिर और धीरज अंकल के सीन को। बिल्कुल बड़ा अच्छा सीन था। वो चाकू, स्प्रिंग वाला चाकू लेके, हमने भी अपने टाइम पे खूब इस चाकू का इस्तेमाल किया। मजेदार चाकू होता है और काफी बढ़िया है ये सीन भी। ओके, तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं ये रिश्ता की तरफ। जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता कि नहीं। मुझे बिना चले मुझे बहुत खराब लगा। दोनों अपने अपने एक डर से बैठ के आए, और चाचा साथ तो की कोशिश करना चाहिए, उसे मौका मिलना चाहिए, पर मौका लेने उसको लायक नहीं है, क्योंकि वो अभी तो बहुत घबराहट से दान के घबराहट से वो काम करता है कि वाकई उसका नियत ठीक है, क्योंकि इतना तान्या सक्सेसफुल कर रही है मामा से के मिलकर। वो ऐसा मंद है कि तान्या ने मौका दिया था, लेकिन कृष्ण लायक है मौका मिलने के लिए भी। वो नियत साफ है, अच्छे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, पर मुझे कृष्ण में एक पैसा पे भी विश्वास नहीं है। अभी तो देखते हैं प्रिकाप अच्छा आ रहा है, पर अभी बार बार मुक्ति को वो ट्रामा आ रहा है कि उसको मायरा की बात, क्योंकि जो मायरा की बात से अपने माँ बाप से दूर हो, जिस तरह ये सब मेहर का किया जा रहा है,
इतने भय निकाल दिया है मायरा पर और मुक्ति पर, कोई एक दूसरे से नफरत भी होगी, थैंक्स टू विद्या भी। तो मेहर और विद्या की वजह से अरमान का अबीरा के बीच में फूट डाला है और अबीरा रो रही है। वो सही है, पति बच्चे कोई फर्क डेली पति से भी पूछना कि बाकी अबीरा पे फिक्र है, तू पति बना है पिता से पहले। ये खुद पर सवाल क्यों नहीं उठाता, अपनी गिरेबान में क्यों नहीं देखा? उसका अंदर वो आत्मा काम रही कि कहीं अबीरा लेके नहीं जाए, अगर सच का पता हो, ये कुछ तो गड़बड़ है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा? आज अबीरा मायरा को देख रही है, उसके पीछे पीछे भी जा रही है, वो मिलना चाहती है, लेकिन उसे फिर से वही सब याद आता है, फ्लैशबैक, कि किस तरीके से मायरा ने उसे धक्का मारा था और वो रोड पे पागलों की तरह भाग रही थी। और उसे वही चीज याद आ रही है जो विद्या ने बताई, कि उसकी जो डॉक्टर है उसने कहा कि इसको कोई भी ट्रॉमा नहीं देना है, अगर मैं सामने गई तो मेरी बेटी फिर से परेशान हो जाएगी और वो डिप्रेशन में चली जाएगी। जबकि ऐसा डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, ये सारा का सारा विद्या का फैलाया हुआ झूठ है जो उसने अबीरा को बताया है। और इसी वजह से बेचारी अबीरा उस हिसाब से अपनी बेटी से नहीं मिल रही है। लेकिन कब तक, एक ना एक दिन तो ये सच बाहर आकर ही रहेगा कि जो कुछ भी किया है विद्या ने किया है, जबकि अबीरा की कोई गलती नहीं है। और आज यहाँ पे अरमान को अबीरा दिख रही है और अबीरा को अरमान दिख रहा है। अरमान की बातों में सिर्फ और सिर्फ शिकायत और ब्लेम गेम है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे अबीरा जो कह रही है वो तो भी सच तो बोल रही है कि तुम 7 साल पहले भी बेटी को लेकर गए थे, तब भी नहीं संभाल पाए थे और ना ही आज संभाल पा रहे हो। मुझे तुमने इस घर से निकाला था और मेरे जाने के बाद तुम क्या एक बार भी चैन से सो पाए हो? और वो तो दिख ही रहा है, जैसे सोने गया तो अबीरा की आवाज आई तो वो उठ खड़ा हुआ और खुद ही बोल रहा है कि अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए और आराम करना चाहिए काम से। तो अरमान ने सच में बहुत गलत किया, जिस तरीके से वो अबीरा को भी बोल रहा था, उसको ऊपर इल्जाम लगा रहा था। सच में ये देख के तो गुस्सा भी आया कि वो कहाँ जाना चाहती थी अपनी बेटी को छोड़ के। उसे धक्के मारकर घर से बाहर तुमने निकाला था और जो कुछ भी किया वो तुमने किया था। उसकी बेटी से दूर भी तुमने किया था और आज खुद ही उस पर ही इल्जाम लगा रहे हो। वाह। और आज मायरा भी अबीरा को देख ले, लेकिन वो बच्चे बीच में आ गए और बेल बज गई, इसलिए वो देख नहीं पाई अपनी माँ को। और यहाँ पे फिर से जब अबीरा और मायरा दोनों के लिए ही अपने अपने घर से सामान आया, जब मुक्ति ने उठाया और वो चेक कर रही थी तो उसके हाथ से थैली गिर गई, तो डब्बा बाहर गिर गया। तो मायरा ने वो डब्बा उठा कर दे रही थी, तो मेरी माँ की आई हुई चीज को तुमने हाथ कैसे लगाया, वही गुस्सा हो गई। और जब उससे मैडम ने मायरा पोद्दार बोला कि अपना सामान लेकर जाओ, तो उसे फिर से वो सारी पुरानी फ्लैशबैक याद आ रहे थे, लेकिन वो ठीक से समझ नहीं पा रही थी और एकदम पैनिक हो गई थी। और उसी पैनिक में वो मायरा उसे संभालने भी जाती है, लेकिन उसे हाथ नहीं लगाने देती। और फिर वो अपने कमरे में आती है उसी हालत में, सच में एकदम ही वो खुद के काबू में ही नहीं थी। जैसे डॉक्टर ने भी कहा, जैसे अबीरा ने भी बोला कि उसे एकदम एक्साइटी होने लगेगी और ये उसके लिए ठीक नहीं है। तो ना मैं मायरा के सामने आ सकती हूँ, ना ही मुक्ति के सामने ये बात ला सकती हूँ कि मायरा मेरी बेटी है और उसकी पुरानी यादें भी उसे वापस याद नहीं आनी चाहिए। उससे अच्छा है कि मैं अपनी बेटी से दूर रहूं। इतना बड़ा सेक्रीफाइस अबीरा जो कर रही है, उसकी
अरमान को तो पता तक नहीं है, ना ही उसकी कोई कीमत है उसकी नज़रों में। और आज मनोज चाचू का तानिया को समझाना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बहुत प्यार से और अच्छे से समझाया कि तुम भी गलत नहीं हो, ना ही क्रिश गलत है, लेकिन अब क्रिश के लिए तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। उसने कहा भी कि उससे कहा था मैंने कि मेरे ऑफिस में तुम इंटरव्यू दो, लेकिन उसने मना कर दिया। तो अब हमें ही क्रिश के लिए एक ऐसी पोस्ट पे उसे रखना होगा ताकि वो ये जो जिस तरीके से आज उसका कॉन्फिडेंट हिल गया है और जिस तरीके से वो अरमान के साथ नौकरों के समान उसे ट्रीट भी कर रहा है और काम कर रहा है, उससे हमें उसे बाहर निकालना होगा। सच में मनोज चाचू ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही सही तरीके से तानिया को समझाया। अब देखते हैं तानिया इस पर कितना इम्प्रूवमेंट करती है। लेकिन मुझे वो सीन बहुत अच्छा लगा मनोज चाचू का, जिस तरीके से तानिया को समझाया, क्योंकि तानिया गुस्से में है और वो कुछ गलत भी तो नहीं है ना। अंजू जी, आपने कल सही कहा कि पहले काजल तानिया का साथ देती थी जब उसका बेटा डांटता था, लेकिन फिर भी उसके बेटे के आगे उसकी चलती तो थी ही नहीं, क्योंकि बेटा तो अपनी ही मनमानी करता था ना, वो कहाँ सुनता था उनकी बातें। लेकिन आज मनोज चाचू का जो समझाना था ना, जो तरीका था उनका, वो बहुत बढ़िया था, वो अच्छा लगा मुझे। और अब देखते हैं कि अब मुक्ति और माहिरा में कब दोस्ती होती है, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह खुश है। लेकिन अब कल तो अरमान और अबीरा का ही सामना होने वाला है, क्योंकि प्रीकेप तो वही दिखा रहे, अब कब तक होता है तो पता चलेगा। लेकिन आज अबीरा और अरमान वाला जो एक दूसरे को दिखने वाला जो सीन था, एक दूसरे की जो शिकायतें थी, उसमें कुछ हद तक अरमान बहुत गलत था और अबीरा अपनी जगह ठीक थी। लेकिन देखते हैं अब जिस तरीके से उसकी हालत हो गई थी, वो चिल्ला चिल्ला रही थी, कोई सुनने वाला तो था नहीं वहां। देखते हैं कल क्या दिखाते। बाय गाइस, गुड नाइट। और एक चीज, जो अपनी बेटी के लिए वो जो मैसेजेस छोड़ रही है, जो वॉइस नोट बना रही है, वो सीन भी अच्छा लगा कि एक माँ ही अपनी बेटी को बहुत अच्छे से समझ सकती है और प्यार तो बहुत करती है अपनी बेटी से। बाय गाइस, गुड नाइट। बिल्कुल करेक्ट कहा सुचि जी आपने कि मौका देने के लायक नहीं है अभी क्रिश। क्रिश पे अभी विश्वास नहीं किया जा सकता। जब कोई इतना लो हो जाता है कॉन्फिडेंस में, तो उसके लिए ये अपनी बीवी के नीचे नौकरी करना या उसके एहसान को लेना थोड़ा अलग ही शेड लेके आएगा। बाकी देखते हैं, क्योंकि मनोज ने सलाह तो दी है तानिया को। सो ख्याति जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने कि अरमान की बातों में सिर्फ ब्लेम गेम ही दिखाई देती है। तो अरमान तो बस वही करता आया है पूरी जिंदगी और आगे भी यही करेगा जितना हम देख रहे हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो बढ़िया रिव्यूज, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं क्योंकि की तरफ। नमस्ते अंजना जी, मैं सुचि देवी क्योंकि सास सीजन 2 के लिए। मैंने तो सोचा था वो रोकेगा नहीं और चलते हैं हम एक साथ में रहेंगे करके, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा मिहिर क्यों रोका उस नोएना को। वो लाके वाक उसको पता था कि मिहिर क्या करेगा, और ये भी पता है कि सही बोला। एक तरह से बुरे लोग भी कई बार कभी कभी सही बात बोल देते हैं कि कर्मों की सजा तो मिलना ही है। अभी क्या फर्क पड़ता, 6 साल पहले शादी टूट गई थी। बस अपने लिए तो लड़ना चाहिए, क्यों देना है इस नोना को। मैं समझ रही हूँ। और ये गोमसी अपनी माँ बाप के लिए लास्ट कब खड़ा था, खुद तो ये पूछना चाहिए था। फिर बीबी ने छोड़ा, ये छोड़ा, पैसे छोड़ा, क्या क्यों नहीं गौतम की बीवी वो क्यों नहीं आए तुलसी के पास उस टाइम, खबर रखता।
अलग क्यों हुए, किस वजह से हुए, उस दिमाग को जड़ से क्यों नहीं उखाड़ता? अगर करता तो वो बात बन जाती। मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरे माँ बाप ने क्या किया कि भारतीय पोता है। अरे ओ, अपने दादा दादी के लिए कब खड़े हैं माय डियर? कभी ख्याल पूछा ये लोग क्या कह के बजाय तुमने क्या किया? कभी पूछा अपने आप से? ये सवाल पूछने बजाय वो उल्टा चोट कोटवाल का डांडा यही फिट बनता है। और कोई नहीं बताता, कोई बॉस नहीं किया। और देव इतना आलसी नंबर 1, ये जरूर पछताएगी ये सलोनी। लेकिन उसकी वजह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं देव सही ट्रैक आ जाएगा और नैना को भी छुट्टी कर देगा। अभी तुलसी को पता ही देर होना चाहिए, पता ही होना चाहिए दीवारों के भी जरूर खान होते हैं, ये पता नहीं होना चाहिए। कर्मों की सजा जरूर करेंगे क्योंकि कान्हा जी उनके साथ हैं। तुलसी को बहुत फास्ट ट्रैक डाइवोर्स लेना चाहती। अगर वाकई सचमुच इंतजार करती ना, क्यों रोके रखा है? अभी है तो कोई वजह ही नहीं है। कैसे भी तरह बात करके सुलझाना जा रही इस परेशानी बीच में भी। अभी देखते हैं क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। और ये क्योंकि के लिए सोचो, एज यूजुअल मिहिर को ब्लैकमेल कर रही है और कि वो मर जाएगी और ये हो जाएगा और फलाना हो जाएगा। अरे उधर गौतम अपने घर में अकेला बैठा, उसे सब कुछ याद आ रहा है। कैसे उसके परिवार वाले उसको मतलब बीवी और बेटा उसको घर मतलब अकेला छोड़ कर चले गए। और जो है और वो कह रहा है कि मैं कमा, और जैसे अगर वो दामिनी भी तो वो यही कह रही थी ना कि मैं कुछ कर लूंगी, तो जो बात उसने कही है कि गौतम ने, वही तो दामिनी कह रही है। तो दोनों में क्या फर्क है? अब जो है उधर ये नैना घर छोड़ के चली, मतलब लेकिन मिहिर को पूरा सब कुछ पुराना याद आया और उसने कहा कि मैं नैना बहुत प्यार करती है और ये, लेकिन अभी नैना से उसने कोई वादा नहीं किया है कि मैं वो उससे शादी करेगा नहीं करेगा। और ये नैना ने कहा कि तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे या क्या? तो कह रहे हैं अभी मैं तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक कि मेरा और तुलसी का डिवोर्स नहीं हो जाता। और इधर ये लोग अब जो है अपनी ये लोग बातें कर रहे हैं सुचित्रा उस रात के बारे में। और तो देखते हैं अभी कि ये सच कौन सुनता है। इधर शोभा और तुलसी की बात हो रही है। उसने कहा कि तू वहाँ चली जा, कह रहे हैं आप चाहो ना तो, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। तू बात करके जाके देख। अब देखते हैं वो गई तो है और क्या करेगी, क्या बातें होती हैं उन लोगों के बीच में, क्या नहीं होती हैं, वो अब देखने वाली बातें होंगी। फैक्ट्री में कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है तो वो पता चला है कि कोई सिंगल मदर है, वो अपनी वो उसके बच्चे की। अब देखते हैं इसका तुलसी क्या तोड़ निकालती है, क्या वो करती है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या हो। यार सलोनी देव को उठा रही है और वो कह रहा है कि मेरे को बुखार है, ये बहुत बहाने बनाने में ये नंबर 1 है। उसे कौन सा काम करना है, उसको तो बस ऐश करनी है पैसों पे। और इसलिए तो उसने शादी को सलोनी से शादी करी है, वरना वो क्यों करता। और अगर अभी मुझे सोने दो, मेरे को बुखार है, अंदर से बुखार है। बाप रे बाप, काम ना करने के 70 बहाने होते हैं। वैसे जिसे काम करना होता है वो काम कर ही लेगा, और जिसे काम नहीं करना है वो कोई ना कोई बहाना बना ही लेगा।
प्रीकैप में जो दिखाया गया, क्योंकि खास तो कुछ ऐसा था भी नहीं इसमें कल के एपिसोड में। बाकी जो है ये शोभा वहाँ पहुँच गई है, और वो फिर अभी पता नहीं क्या वो कुछ उखड़ा हुआ बैठा है, क्या है क्या नहीं है, वो मुझे इतना भी याद नहीं है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। भावना जी, आपके बेटे को विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। वो खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपका नाम रोशन करे, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अरे यहाँ तो मिहिर तो सच में फुस्सी बम निकला, क्योंकि उसने तो नैना को रोक ही लिया है। लेकिन ये बात भी सच है कि उसने नैना की वजह से नहीं रोका है, उसने तुलसी की वजह से रोका है। जो तुलसी की बातें उसके दिमाग में चल रही कि मेरे साथ जो किया वो किया, लेकिन नैना के साथ मत करना, क्योंकि वो शादी के सपने सजाए बैठी है। और ये नैना को क्या लगता है कि किसी को छीनने से वो प्यार हमें मिल जाता है? कभी नहीं मिलता। किसी को तुम मिहिर का जिस्म खरीद सकती हो, उसे अपने लिए मजबूर, शादी करने के लिए मजबूर कर सकते हो, लेकिन क्या दिल में तुम उसके जगह बना पाओगी? जिसके दिल में सिर्फ तुलसी का प्यार हो, क्या वो तुम्हारा बन पाएगा? कभी नहीं बनेगा। जबरदस्ती करने से वो इंसान दिल से हमारे साथ कभी नहीं होता है, क्योंकि दिल का रिश्ता तो उसका तुलसी से जुड़ चुका है, तो तुमसे क्या ही जुड़ेगा? अगर दिल होता तब तो जुड़ता ना। वो तो हर बार यही कहता आया है कि वो सिर्फ तुलसी से ही प्यार करता है और तुलसी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। वो तो जो तुमने ये झूठ का जाल फैलाया वो कब तक रहेगा? आज नहीं तो कल तो टूटने ही वाला है, और ये सच तो बाहर आकर ही रहेगा, क्योंकि सच 100 पर्दों में छुपा लो, लेकिन एक न एक दिन तो वो बाहर आकर ही रहता है। और शर्म आनी चाहिए तुम्हें सुचित्रा, अपने बहन के ऐसे घटिया कामों में तुम उसकी साथीदार बनी हुई हो। तो जो हर साल नैना का होगा उसकी भागीदार भी तुम बनोगी, क्योंकि तुम्हें भी कोई अच्छा कर्मा रिटर्न नहीं मिलने वाला। तुम दोनों बहनों को अपना कर्मा रिटर्न सुसमित वापस मिलेगा, क्योंकि ये डाइवोर्स तो होने से रहा, जैसे अब वो ज्यादा खुद जज बन गई है। 6 महीने से पहले ही वो इनका डाइवोर्स करवाना चाह रही है, इसलिए इतना डिस्परेट हो गई है। तो 6 महीने तक रुक क्यों नहीं सकती? अगर इतना ही तुम 6 साल रुकी हो तो 6 महीने और रुक जाओ। 6 महीने में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है नैना डार्लिंग। और मैंने से कहा जब तक हमारा तलाक नहीं होगा तब तक ये शादी नहीं हो सकती। और तुम भूल गए हो कि दीवारों के भी कान होते हैं। तुम ये सोच रहे हो कि तुमने मिहिर को गिल्ट में डाला। पहले वो गिल्ट में था और तुमने उसे और थोड़ा गिल्ट दे दिया, और गिल्ट देकर तुम्हें खुशी मिल रही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने बहुत महान काम किया है? याद करो, जिस दिन मिहिर को ये पता चल जाएगा कि तुमने कितना घटिया काम किया है और जिस तरीके से तुमने मिहिर और तुलसी को अलग किया है, वो तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगा। अरे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखेगा। और नैना ये गलत फहमी मत न रहना कि मीर ने तुम्हें अपने लिए रोका है। वो सिर्फ तुलसी की वजह से तुम्हें रोका है। वो तो आज भी तुलसी के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। और जिस तरीके से स्टार्टिंग में सुबह की बातें हुई कि वह क्या हुआ, और यहाँ पे वृंदा और तुलसी की भी बात है कि आज सलोनी का पहला दिन था और वही तमाशा हो गया वहां पे, जहाँ पे उसकी धूमधाम से उसका गृह प्रवेश करवाना चाहिए, वहां तमाशा हुआ। और यहाँ पे देव लो सोया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि देव कितने दिन तक सोया रहेगा और कितने दिन तक बहाने बनाएगा। आज तो बहाना बना दिया, लेकिन कल क्या होगा?
क्योंकि वो कितने दिन तक अवॉइड करेगा सलोनी को। आज नहीं तो कल सलोनी को पता चल ही जाएगा कि ये तो निकम्मा है। ये कोई काम धंधा नहीं करता, सिर्फ आलसियों की तरह सोना और पार्टी करना और पैसे उड़ाना, इतना ही काम है उसका। हाथ तो उसने उल्लू बना दिया सलोनी को, लेकिन कब तक। और वो बच्ची समझ रही कि ये काम धंधा काम में इतना बिजी रहता है कि बेचारे को आराम मिलना चाहिए अगर बुखार है तो। सच में देव लूजर है। और यहाँ पर दामी गौतम वाला सीन दिखाया, जब वो बच्चे बोल रहे कि ये कौन है, फोटो के एल्बम लेकर आते हैं तो। तब गौतम को दिखाया है कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर दामिनी क्यों गई। लेकिन ये कौन सी एक्टर ली, इतनी सुंदर दामिनी का कैरेक्टर था और इतनी सुंदर दामिनी थी, उसे कौन से कैरेक्टर को लेकर आए हैं। ये दामिनी तो बिल्कुल पसंद नहीं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जो किया वो अम्बाबा ने किया, उसमें मिहिर और तुलसी की क्या गलती है। क्योंकि पहले भी वो बता चुके हैं कि मेरे नाम पे जो शेयर्स थे उसे दिए गए थे, लेकिन वो अपनी बिजनेस या जो कुछ भी था वो ठीक से संभाल नहीं पाया, ना अपने शेयर संभाल पाया। और 1 साल का वक्त तो वो भी मांग रहा है तो बेटे को सपने पूरे करने के लिए। और पहले तो दामिनी ऐसी नहीं थी, अब क्यों ऐसी हो गई, पैसों के लालची। और वाह, बेटे ने भी बाप का साथ नहीं दिया, क्या बात है। जब उसने कहा मैंने मांगा लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या करता, जब उन्होंने कुछ नहीं दिया तो बेटा कहता है मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वाओ, ग्रेट। देखते हैं अब तुलसी ने शोभा को भेजा है दिल्ली, क्योंकि शोभा तो कह रही कि आप चले जाओ दिल्ली। तुलसी को ही जाना चाहिए था। ये नोइना जो कूद रही है ना डाइवोर्स के लिए, उसका और थोड़ा लेट हो सकता था तुलसी अगर दिल्ली जाती तो। लेकिन चलो, शोभा से तो कम गौतम बात कर रहा है, जो प्रीकेप में दिखाया है कि पटवारवा तो मेरे हाथ में क्या दिया। यस सुचि जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि बुरे लोग भी कभी कभी सही बात बोल देते हैं। जैसे कि सुचू ने बोली कि कर्मा कहीं वो तो नहीं है, कहीं ये वो तो नहीं, ये वाला बात होगी सुचू की। उसको तो याद है कि बैड कर्मा किए हैं। सुजाता जी, बिल्कुल आपने सही कहा है, बहाने बनाने में देव नंबर 1 है। बिल्कुल करेक्ट कहा, मगर कब तक। वो कहते हैं ना कि कौन सी कहावत है कि वो कब तक खैर मनाएगी, वो कहावत है यहाँ पे। तो पकड़ा तो जाएगा, कितने दिन बीमार रहेगा, कितने दिन कुछ का कुछ करेगा। सो थैंक यू सो मच। और ख्याति जी, आपने भी बिल्कुल करेक्ट कहा कि नोइना को क्या लगता है कि किसी को छीनने से उसे प्यार मिल जाएगा। नहीं मिलता। छीनना वाला प्यार, जबरदस्ती वाला प्यार तो प्यार होता ही नहीं है, कब्जा होता है। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच इतने अच्छे रिव्यूज भेजने के लिए। देखते हैं अब आगे कैसे एपिसोड्स आते हैं और कैसे आप उन एपिसोड्स को अपनी सुंदर सी आवाजों में पिरोते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.